नमस्कार। 2015 में एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी, विसरणई। जब ये फिल्म शुरू होती है तो लिख के आता है इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इंसिडेंट्स। फिल्म की कहानी 4 मासूम तमिल माइग्रेंट वर्कर्स की है जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस कस्टडी में लेती है और टॉर्चर करती है, फोर्स करती है चोरी का गुनाह कबूलने के लिए। कई दिनों तक अनरिकॉर्डेड कस्टडी में रहने के बाद जब ये 4 माइग्रेंट वर्कर्स कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं तो 4 में से 3 तो गुनाह कबूल लेते हैं, लेकिन एक मजिस्ट्रेट से कहता है कि ये सारे गुनाह उनसे टॉर्चर करके कबुलवाए गए हैं। उसकी ये दलील सुनकर मजिस्ट्रेट पुलिस से क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। पुलिस द्वारा पेश की गई अरेस्ट और कस्टडी की सारी दलीलों से असंतुष्ट होकर मजिस्ट्रेट इन चारों वर्कर्स को रिमांड देने से इनकार कर देता है। अलग अलग जगहों से अच्छा खासा क्रिटिकल अक्लेम मिलने के साथ साथ इस फिल्म को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म के नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। आज हम आपको इस फिल्म के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें अंडरलाइन किया गया है इस फैक्ट को कि एक मजिस्ट्रेट किसी इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। लेकिन तमिलनाडु में 59 वर्षीय जयाराज और उनके 31 वर्षीय बेटे जे फीनिक्स की पुलिस कस्टडी में हुई मौत मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ कुछ चिंतित करने वाले प्रश्न उठाती है। जयाराज और फीनिक्स के खिलाफ टूटीकोरिन पुलिस ने जो एफआईआर लॉन्च की थी उसमें कोई भी गंभीर अपराध कोट नहीं किया गया था। लॉन्च की गई एफआईआर में यह कहा गया था कि बाप और बेटे ने अपनी दुकान के बाहर सीन क्रिएट किया था और पुलिस के साथ गाली गलौज भी की थी। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये क्लिप है जयाराज और फीनिक्स की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की, और इसमें तो ये दोनों ना ही कोई सीन क्रिएट करते दिख रहे हैं और ना ही पुलिस के साथ गाली गलौज। हाँ, वायरल हुआ ये वीडियो पुलिस के दावों को झूठा जरूर साबित करता है। ऐसे केसेस में जिनमें सजा 7 साल से कम की है, मजिस्ट्रेट को रिमांड ऑर्डर्स पास करने में ज्यादा एहतियात बरतना होता है कि लगाए गए एलिगेशंस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 41B को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि 2009 में जब सीआरपीसी के सेक्शन 41 में बदलाव किया गया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 7 साल से कम सजा वाले किसी भी ऑफेंस में अरेस्ट सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही किया जाएगा। अचंभित करने वाली बात यह है कि तमिलनाडु में हुए इस केस में मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट रिमांड ऑर्डर कर दिया, इस फैक्ट को अनदेखा करके कि बाप बेटे का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है और जो बेसिक ऑफेंस उनने किया भी है वो सिर्फ ये है कि निर्धारित समय यानी 9 बजे के बाद अपनी दुकान खोले हुए थे। अरे अगर वो दुकान खोले भी हुए थे तो आप चालान कर देते। कस्टडी में लेकर इतनी बुरी तरह मारना, सेक्सुअली अब्यूज करना कि आदमी दम ही तोड़ दे, कौन सा लीगल प्रोसीजर है। इस केस में एक बड़ा ही सीरियस लूपहोल ये भी है कि जब फीनिक्स और जयराज के खिलाफ रिमांड ऑर्डर हुआ था तब वो दोनों सेवियरली इंजर्ड थे। In this regard, it is to be noted that section 167(2) of CRPC insists on the physical production of the accused before the magistrate so that he can examine the accused and check for any physical injuries. It can also be done through video conferencing. This provision, if properly compiled, can act as a safeguard against custodial violence. मैजिस्ट्रेसी पर्सनल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने में एक बहुत ही गंभीर भूमिका निभाती है। पुलिस द्वारा असॉल्ट किए जा रहे सिटीजन्स के लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1959 में ही ये साफ कर दिया था कि एक मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ पुलिस द्वारा मांगे जा रहे रिमांड पर रबर स्टैंप लगाना नहीं होता। अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी की शिकायतें लेकर उच्च न्यायालय जाना हर किसी के बस की बात नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ राज्य में हो रही ज्यादतियों की जांच के लिए मजिस्ट्रेटों को अपनी बड़ी संवैधानिक भूमिका के प्रति जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।